मुस्कान उनकी हमारे लिए वरदान है। मुस्कान उनकी हमारे लिए वरदान है। उनका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। वो आए, रब हम पर मेहरबान है। बड़े नसीबों वाले हैं हम जो वो आज हमारे मेहमान है। तो दोस्तों, आज का जो फैबुलस फ्राइडे है, एक ऐसे मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो कि एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन पर्सनैलिटी भी है। तो दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरबजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस फैबुलस फ्राइडे में। एक कमाल की शाम और एक कमाल के लीडर आज जुड़ने वाले हैं और आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं उनसे। तो आप में से कितने लोग तैयार हैं, एक्साइटेड हैं आज की शाम? ये जो आपके 40 मिनट हम चुराने वाले हैं, उस 40 मिनट के लिए आप में से कितने लोग एक्साइटेड हैं, ये मुझे आपकी आवाज और आपकी तालियों से पता चलेगा। तो दोस्तों, आज का जो ये वक्त, आज का ये प्रोग्राम है, ये बहुत ही निराला है क्योंकि आज यहाँ नूर बरसने वाला है। एक बार बजा दो जोरदार तालियां, क्योंकि कार्यक्रम, ये शाम, ये प्रोग्राम अब शुरू होने वाला है। तो ये तालियां मैं जरूर सुनना चाहूंगा और आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा 10 सेकंड के लिए, आपकी एनर्जी, आपकी एक्साइटमेंट, आपकी तालियां सुनने के लिए। तो कितने आप लोग एक्साइटेड हैं? आप अपने आप को अनम्यूट कर करके मुझे आपकी तालियों की आवाज। ग्रेट सर, ग्रेट। जबरदस्त। ग्रेट सर, ग्रेट। अल्टीमेट, जबरदस्त। कितना एक्साइटमेंट है? बात जैसा, महल हो तो ताज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा, और जो लीडर हो तो आज जैसा, जो आज हमारे मेहमान हैं उनके जैसा। हम बुलाने वाले हैं आज के हमारे लीडर को। और आप लोग की एक्साइटमेंट, आप लोगों के प्यार, आप लोगों की एनर्जी के साथ चंद शब्दों में मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। वो जुड़ चुके हैं यहाँ पर। दिलों में विश्वास पैदा करते हैं, हम सब में कुछ आस पैदा करते हैं। मिट्टी की तो अलग बात है, हमारे जो आज के आने वाले लीडर हैं वो तो पत्थरों में भी घास पैदा करते हैं। इतना पावर है उनमें और इतना पावरफुल शब्द है उनके जो आज हम सुनने वाले। तो दोस्तों, ये 40 मिनट कहीं मत जाइएगा और कहीं भी अपने ध्यान को मत भटकाइएगा, क्योंकि जिंदगी में आपके 40 मिनट आपको सफल बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार और स्वागत करते हैं आज के हमारे बेहतरीन लीडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर शालू राजपूत सर का। एक बार जोरदार ताली से स्वागत। वेलकम सर, कैसे हैं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत जी सर। आपकी स्माइल, आपकी एनर्जी, आपका एक्साइटमेंट, आपका एंथुजियाज्म, मतलब आई कैन फील। हम मुझ में और आप में अब थोड़ा डिफरेंस है, 100 मीटर का। आप हेड ऑफिस में बैठे हैं, मैं होटल में बैठा हूँ, पर वहां से यहाँ तक आपकी एनर्जी, एक्साइटमेंट पूरी पहुंच रही है सर। और शुक्रिया, मतलब इतना, मतलब आप डायलॉग, शेरो शायरी मेरे बुलाने के लिए कर रहे थे, पर वो सारी सूट आपको कर रही थी, सारी। मतलब आपका हसीन चेहरा, मुस्कुराहट आपकी ना, मतलब जान भर देती है। मीटिंग शुरू होती है, जूम मीटिंग ऐसा सेशन है, कोई सारे बंदे तो बैठे सामने होते नहीं है, दूर बैठे हैं, लेकिन आपने वहीं बैठे बैठे ऑफिस में पूरे इंडिया में स्माइल बिखेर दिया सर आपने। तो मतलब शुक्रिया आपका सरबजी सर। आप में टैलेंट है, क्वालिटी है, और आप सही पर्सन है, सही पोजीशन पे बैठे हैं। और बहुत बहुत स्वागत जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, लीडर्स जो इस इवेंट में हैं, वेबिनार में आए हुए हैं। मैं शालू ठाकुर पंजाब से आप सबको प्यार भरी नमस्कार, गुड इवनिंग बोलता हूं, और उम्मीद करता हूं ये शाम मैं कुछ आपकी जिंदगी में थोड़ी और हसीन कर पाऊं, थोड़ी आपकी नॉलेज में अगर थोड़ा और इजाफा कर पाऊं, आपके टैलेंट में, आपकी स्किल में, आपकी पर्सनैलिटी में अगर मेरे कुछ शब्द थोड़ा सा भी अपग्रेड कर पाए उसको, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा।
बड़ा अच्छा सफर चल रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि मुझ में और सरबजीत सर में अभी 100 मीटर का फासला है हार्डली, क्योंकि राइट नो आई एम इन दिल्ली। मैं दिल्ली आया हुआ था, पिछले 2 दिन से हम दिल्ली में थे। हमारा एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन यहाँ पे चल रहा था। हमने टीम के चुनिंदा जो क्राउन एम्बेसडर हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया से जो क्राउन एम्बेसडर हैं 4-5 स्टेट के, वो हमने 2 दिन के लिए बुलाए हुए थे। करीब 20 मेन लीडर थे। एक फाउंडर मीट करके हमने एक प्रोग्राम 2 दिन लगाया है। और क्या वो प्रोग्राम था, अलग ही एनर्जी थी उसमें, अलग ही एनर्जी का लेवल था। 20 तो लोग थे, था तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, डिस्कशन सेशन, और थोड़ा मार्च महीने के ऊपर था हमारा डिस्कशन था, कैसे बड़ा करना है। जो कंपनी का फोर्थ कमिंग इवेंट है, एनिवर्सरी जो हम मनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर कुछ प्लानिंग थी। सौभाग्यशाली थे कि उसमें गोपाल सर भी दिल्ली आए हुए थे, बाय लक दिल्ली थे, तो उनका भी दर्शन हुए, उनसे भी रूबरू होने का मौका मिला। बड़े अच्छे, अभी सबको थोड़ी देर पहले सबको बाय बोली है, ऑलमोस्ट वो सारे रास्ते में हैं बैक टू देयर ओन डेस्टिनेशन। और मैं आपके बीच आज यहीं रुका हूं दिल्ली में, क्योंकि मेरी मीटिंग थी। और मैं देख रहा हूं बहुत से लोग 5-5, 10-10 लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं मीटिंग में, एक लैपटॉप पे या एक फोन में 5-5, 10-10 लोग बैठे हुए हैं मीटिंग को सुनने के लिए। आप सबका भी आभार, प्यार, ताकि क्योंकि आप इस मीटिंग में हैं। उम्मीद करूंगा कि आपकी मैं जो आपकी जो मुझसे उम्मीदें हैं, मैं उन उम्मीदों पे खरा उतरूं, जो चीजें हैं वो डिलीवर कर सकूं। डार्क सेलिंग की शुरुआत जो है, मुझे कुछ साल हो चुके हैं। सर्वाश्री में मेरा 3.25 साल का सफर है। अगस्त 2020 में मैं सर्वाश्री में मेरा पहली बार इंसेंटिव बना था। हाँ, उससे पहले मेरे का एक्सपीरियंस रहा है डार्क सेलिंग में। वैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, MSc IT मैंने कर रखी है। और MSc IT करने के बाद जो मैंने पहला इंसेंटिव लिया था, पहली जॉब, पहला जो मैंने इनकम अर्न की थी, वो मैंने डार्क सेलिंग से की थी। डार्क सेलिंग की एंट्री किसी की भी बाय चॉइस तो होती नहीं। भी इस इंडस्ट्री का मैं नहीं हो पा रहा था, इसको नहीं अपना पा रहा था। बार बार कॉल मीटिंग के लिए आनी थी, तो एक मीटिंग ने मेरी जिंदगी बदली। मुझे मौका मिला उस मीटिंग में जाने का। और जब मैं मीटिंग में गया, वहां लीडरशिप को सुना। कुछ ऐसे लोग आए हुए थे जो 10वीं था, एक बंदा था जो प्रिंसिपल रिटायर्ड था, एक आदमी था जो डॉक्टर था। सबने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, और मैं पीछे ऐसे हाथ बांध के बैठा था कि इस मीटिंग में ना ये जादू करेंगे, ये कोई बबूत खिलाएंगे। और बबूत में, क्योंकि मैं समझता मीटिंग में जो जाते हैं वो सारे पागल होते हैं, वो तालियां बजाते रहते हैं। तो मैं कहा ये जादू करेंगे, कोई बबूत खिला देंगे हवा में। मैंने अपने ऊपर उस बबूत का असर नहीं होने देना, और मैंने यूं बैठा था कि बस अपने पे जादू नहीं होने देना मैंने। लेकिन एंड ऑफ द डे जब वो पिन ब्रेक हुई, और एक +2 वाला बोल रहा है मैं इतना कमा रहा हूँ, रिटायर्ड बंदा बोल रहा है मैं इतना कमा रहा हूँ, एक डॉक्टर बोल रहा है मैं लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ, तो आई वाज सरप्राइज्ड कि कोई मुझे एजुकेशन में मुझसे ऊपर है और कोई एजुकेशन में मुझसे नीचे है। अगर मुझसे नीचे वाला कमा रहा है इस इंडस्ट्री से, मुझसे ऊपर वाला कमा रहा है इंडस्ट्री में, तो मुझे भी जरूरत है सोचने की कि ये इंडस्ट्री है क्या, और इसमें इतने पढ़े लिखे लोग क्यों हैं। क्योंकि अब तक तो मैं समझता था डार्क सेलिंग ये उनके लिए बनी है जो कहीं भी कामयाब नहीं है, वो इस तरह की स्कीमों में आ जाते हैं। क्योंकि दैट टाइम आई वाज कॉलेजिएट, मैं कॉलेज में जा रहा था, और उसमें फोकस कुछ और ही होता था। तो मैं उस दिन मीटिंग में एक्साइटेड हुआ, उनका रिकॉग्निशन देख, उनकी एंट्री, ग्रांड वेलकम, फूल माला। तो मैं तो ये सोचा था कि अगर ऐसा हीरो जैसा लाइफ स्टाइल हमें मिल जाए, ऐसी वेलकम हमारा हो, ऐसी मालाएं हमारे गले में डाली जाएं। और उस समय उसने कहा कि मैं 1 लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ। एट दैट टाइम माय फादर वाज अर्निंग 23,000 पर मंथ। 23,000 मेरे फादर साहब कमा रहे थे, एंड आई वाज सीकिंग फॉर 30,000 कि मुझे कोई 30,000 की नौकरी मिल जाए, एंड आई विल डू एवरीथिंग फॉर एवरी पर्सन। मैं कुछ भी कर दूंगा, किसी बैंक में, इंश्योरेंस सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में आई विल परफॉर्म, और मुझे 30,000 की सैलरी मिल जाए। और उस समय एक बंदा बता रहा था कि मैं इस इंडस्ट्री से 1 लाख रुपया महीना कमा रहा हूँ, मेरे लिए 1 लाख रुपया महीना बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो मैं हैरान हुआ, और इस इंडस्ट्री को तब मैंने सीरियसली अडॉप्ट किया कि नहीं यार, अगर इस इंडस्ट्री में पैसा है तो मुझे इंटरेस्ट लेना चाहिए, इस इंडस्ट्री में रिकॉग्निशन है तो मुझे ऑफकोर्स समझना चाहिए, इस इंडस्ट्री में अगर ऐसा वेलकम शानदार होता है तो मुझे इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है और इसमें ग्रो करना है। और उस दिन मैंने वो इंडस्ट्री को, क्योंकि जुड़ना बड़ी बात नहीं है, कोई भी 5-7 हजार 10,000 देके जुड़ जाता है, लेकिन इस इंडस्ट्री को दिल से बिल्ड करना, वो एक एक्चुअली बात है, वो बड़ी बात है। तो उस दिन मैंने फैसला किया था इस इंडस्ट्री को बिल्ड करने का, और जब बिल्ड करने का फैसला लिया तो हम तो लग गए।
जो जो भी उस कंपनी में था, हम जो चीज मिली, बाय प्रोडक्ट मिली, हमने उसी को प्रमोट कर दिया और अगले 10 साल में उसी इंडस्ट्री में लगा रहा, क्योंकि उसमें पता नहीं था। मेरी नॉलेज का जरिया जो था वो इंटरनेट था, मेरी नॉलेज का जरिया बुक्स थी, मेरी नॉलेज का जरिया मेरी अपलाइंस से, मीटिंग से, सेमिनार से, जहां से मैंने सीखा। मुझे याद है पहली 3 सेल मेरे लिए कोई बड़ी बात थी, 3-4 सेल झट से आ गई थी और मेरा चेक फटाफट बन गया था 2000 रुपए का। और वो 2000 का चेक जब हाथ में आया था, मैं हो गया था, क्योंकि वो मेरी लाइफ की पहली कमाई थी। और पहली 2000 की कमाई में मैंने कोई जॉब नहीं की, मैंने कोई पार्ट टाइम कहीं हार्डवर्क नहीं किया, खाली 2-4 लोगों से बात की और वो मेरी फेस वैल्यू पर ज्वाइन कर गए। मुझे लगा इससे ये तो बहुत आसान तरीका है पैसा कमाने का, और 2000 ने मुझे पागल कर दिया। लेकिन 2000 के बाद जो अगला चेक था वो बहुत देर बाद है, शायद कई महीने लग गए। क्यों? क्योंकि पहला चेक फ्लूक में आता है, पहला चेक आपके पुश आता है, 2000 हो या 20,000 हो या 2 लाख भी हो। लेकिन जब आपने कमाना है 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, 1 करोड़, 2 करोड़, तो वो फ्लूक से नहीं आता। वो एक फार्मूला रहता है, वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहती है, वो डूज एंड डोंट्स का एक कॉम्बिनेशन रहता है, तब जाकर आप सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है ना? शॉर्ट टर्म सक्सेस जो है, रातों रात पैसा है ना, एकदम से पैसा है ना, वो कोई भी कर सकता है। लेकिन लंबी सक्सेस जो है वो एक प्रोसेस है, वो तुक्का नहीं। अगर आप प्रोसेस में रहते हैं, 2 जमा 2 4 होते हैं, अगर 2 और 2 सही टाइम पे मिलाने में कामयाब होंगे तो उसका रिजल्ट 4 ही निकलता है दोस्तों। तो फार्मूले सीखने में वक्त लगता है किसी को भी, क्योंकि जब बंदा इस इंडस्ट्री में आता है ना, वो अलग माइंडसेट से आता है। वो कोई जॉब होता है, किसी स्टूडेंट में स्टडी में होता है, किसी प्रोफेशन में होता है, तो अपना वो वाला दिमाग साथ लेकर आता है और वो चीजों को उसी तरीके से देखने की कोशिश करता है, उसी तरीके से चलाने की कोशिश करता है। लेकिन डार्क सेलिंग में ऐसा नहीं, और डार्क सेलिंग थोड़ा डिफरेंट है। फिर हमने सीखा, धक्के खाए, थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल पीरियड रहा मेरा, साल इस इंडस्ट्री में 1.5 साल स्ट्रगल रहा, और फिर मैंने अचीवमेंट करनी शुरू की, पहली कार ली, फिर दूसरी, तीसरी, उसके बाद ग्रो ही किया इस इंडस्ट्री में। सर्वाशी में मेरी 3.25 साल की जर्नी है। सर्वाशी में आना मेरा डिसीजन था, ये बाय चांस नहीं था, ये बाय चॉइस था दोस्त। क्योंकि पहली कंपनी में या पहली जगह पे आप धोखा खाते हैं, चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन जब आप सीख जाते हैं, यू हैव राइट टू चूज कि यार मैं ये चीज चूज करता हूं। तो सर्वाश्री को हमने चूज किया खुद की, हाँ ये मेरा करियर होगा। तो उस दिन से मैं सर्वाश्री में फुल टाइम हूँ। पर उस चूज करने के पीछे एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस होता है, जब आप किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं कि दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, ये मेरे लिए बेस्ट है। आज जो मेरा टॉपिक है वो वही चीजों पे रहेगा कि एक जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं एज ए करियर, किसी को चूज करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हमसे भी सवाल पूछते हैं कि सर आपने जहां भी गए, मतलब 2-3 अगर हमने जगह पर काम किया तो हमने बड़ा ही किया, छोटा काम कहीं नहीं, पिछली से और बड़ा ही किया, बिजनेस बड़ा ही किया है, इन करोड़ कमाया है। तो कई लोगों ने कई बार पूछने का चाहा कि सर जब आप करते हैं तो हमेशा बड़ा ही करते हैं, छोटा नहीं किया है, तो क्या कारण रहता है उसमें, आप कैसे चूज करते हैं? वो उनको कहते हैं कि सर आपको किस्मत से मिली सर्वाश्री। हम कहते हैं किस्मत से नहीं मिली, ये एक फार्मूला था। और जब आप वो फार्मूला पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी चूज करनी है, या अगर सर्वाश्री करनी है, अगर आप ज्वाइन किए हैं आज या महीना या 2 महीने या 6 महीने पहले, तो कौन से ऐसे फैक्ट हैं वो चेक करने होते हैं। अगर वो फैक्ट आप पे सटीक बैठते हैं, दैट मीन्स यू आर इन द राइट कंपनी एट वेरी राइट टाइम विद द वेरी राइट पीपल्स। तो आपकी की हुई मेहनत का आगे चलकर आपको 10 गुना 20 गुना फल मिल जाता है। लेकिन अगर आपने बिना फैक्ट चेक किए, बिना वो चीजों को चेक किए, खाली ये सोच के जंप कर दिया कि यहाँ पे क्राउड है, यहाँ पे इस समय भीड़ है, इस कंपनी में चले जाते हैं, उस कंपनी में बड़ा नेता है उसमें चले जाते हैं, तो आपकी की गई 10 गुना मेहनत भी आपको 0 पे ला जाती है थोड़ी देर बाद। तो इसलिए जब आप करियर चूज करें डार्क सेलिंग में, तो कुछ फैक्ट जरूर चेक कर लेने चाहिए। ये मैं इसलिए आज कह पा रहा हूं कि मैंने कुछ साल इस इंडस्ट्री में बिताए हैं, और जब आप कुछ साल बिता देते हैं तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। एक आदमी से पूछा गया कि सर आप मतलब आप सफल हैं तो कैसे हो जाते हैं, मतलब एक सफलता के लिए एक एक्सपीरियंस, कहते हैं एक कहावत है ना, क्या कहावत है कि एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो कहता है सर ये कहावत सरासर गलत है।
एक्सपीरियंस कभी आपको परफेक्ट नहीं करता, राइट एक्सपीरियंस मेक यू परफेक्ट। हमेशा सही एक्सपीरियंस ही आपको परफेक्ट करता है। अगर गलत चीज की प्रैक्टिस आप बार बार करते जाओगे तो कभी भी आप सही नहीं होगे, क्योंकि अगर आपको 4 चाहिए और हर बार आप 2+6 2+6 2+6 पूरी मेहनत से कर रहे हैं तो रिजल्ट कभी भी 4 नहीं निकलेगा। तो एक्सपीरियंस डज नॉट मेक यू परफेक्ट, ओनली राइट एक्सपीरियंस, मतलब 2+2 जोड़ोगे तो ही रिजल्ट 4 आएगा, या 6-4 करोगे 2 करोगे तो ही 4 रिजल्ट आएगा। तो ओनली राइट एक्सपीरियंस मेक्स यू परफेक्ट। तो इसलिए मैं वही चीज आपसे शेयर करूंगा, पर उस चीज शेयर करने से पहले मैं एक ना वेबसाइट पे आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा जो कंपनी ने अभी ऐड की है। अभी हमने अपनी मीटिंग में भी वो डिस्क्लोज किया, जो हमने क्राउन एम्बेसडर की मीटिंग लगाई। तो वो मैं पहले आपसे वो शेयर कर लूं 1 मिनट के लिए, क्योंकि वो एक नई चीज वेबसाइट पे ऐड हुई है एंड दैट इज वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन ली हुई है। तो गोपाल सर ने कहा था कि सर वो शेयर जरूर करना। ये कंपनी ने नई ऑप्शन एक ऐड की है ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर एंड अबव के लिए, क्योंकि टीसीए जो है ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर अबव जो है वो एक कंपनी के स्ट्रॉन्ग पिलर हैं और उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। तो वो कहीं भी मीटिंग ले रहे होते हैं, किसी को एड्रेस कर रहे हैं या कहीं सेमिनार ले रहे हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि यार मैं इस लीडर को सुनूं, ये मेरा मेंटोर है या मैं इसको फॉलो करता हूं, इसका अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं इसकी नॉलेज लूं कि ये कैसे कामयाब हुआ, कैसे काम कर रहा है, मैं अपने पे इम्प्लीमेंट करूं। तो उसके लिए कंपनी ने कहा है, एक वेबसाइट पे ऑफर दी है कि जितने भी ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर एंड अबव हैं वो चाहें तो अपना आने वाला शेड्यूल जो है मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग का वो वेबसाइट पे खुद अपलोड कर सकते हैं और वो शेड्यूल जो है वो सबको दिखेगा। तो आपके आजू बाजू कहीं वो मीटिंग हो तो आप अपनी टीम को अपने लीडर्स को वहां भेज सकते हैं। तो ये ऑप्शन फिलहाल ओपन है सिर्फ ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर एंड अबव को, कि वो उसमें ऐड कर सकते हैं। तो पहले मैं वही शेयर कर देता हूं कि वो ऑप्शन है कहां पे और कैसे आप कर सकते हैं। ये मैं कंपनी का पेज यहाँ पे खोला हुआ है, ऐसा ये कंपनी का आपका होम पेज है जो आप देख पा रहे होंगे। तो जब आप होम पेज पे जाओगे तो यहाँ सामने डैशबोर्ड वॉलेट ये रहता है, सारी चीजें सबके नीचे एक ऑप्शन दी है कंपनी ने ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग पे जब आप ऐसे ऐड ट्रेनिंग पे क्लिक करोगे तो ऐसा एक फॉर्म सामने आ जाएगा। इस फॉर्म में आप ऐड कर सकते हैं कि ट्रेनिंग कब है, किस तारीख को ट्रेनिंग कर रहे हैं आप, जो ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर ऐड कर सकते हैं इसमें। ऐसे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि मार्च की 12 तारीख को मेरी ट्रेनिंग है, ये कब खत्म होगी, 1 तारीख की है, 2 दिन की है, तो आप लिख सकते हैं कि 12 मार्च में खत्म है। ट्रेनिंग इवेंट क्या है, ट्रेनिंग है, प्लान शेयरिंग है, बीओपी है, मेगा बिजनेस सेमिनार है, मान लीजिए ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग इवेंट ये रहा, ट्रेनिंग इवेंट है। स्टेट में मान के चलूं कि मेरा मान लीजिए 12 तारीख को उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट, देहरादून है। वेन्यू एड्रेस मैंने यहाँ लिख दिया होटल, मान लीजिए ये लिख दिया होटल का नाम सपोज। स्पीकर ट्रेनर कौन रहेगा, मैं अपना नाम लिखता हूँ मिस्टर शालू ठाकुर, मैंने लिख दिया सपोज, ये लिख दिया। ऑर्गेनाइज बाय मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सुरेश जी, मिस्टर सुरेश जी लिख देता हूँ ऐसे में, ठीक है ना। और टीम का नाम क्या है, मैं लिख देता हूँ विल टू विन टीम का नाम है, व्हाटएवर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको सेव कर दीजिए। जब आप इसको सेव कर देंगे तो वो ट्रेनिंग जो है वो सारे इंडिया को शो होनी चाहिए, शुरू हो जाएगी, वो सारे बेनिफिट ले सकते हैं। हमने आज ही 3 शेड्यूल सेव किए हैं, तो वो मैं आपको तीनों शो करता हूँ। आप ट्रेनिंग व्यू में जाओगे तो जिसने मीटिंग सेव कर रखी होंगी तो वहां पे शो हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, तो ये 12-3 तारीख को ट्रेनिंग प्रोग्राम उत्तराखंड में देहरादून में होटल अंबर पैलेस है, त्यागी रोड पे। स्पीकर है मिस्टर शालू ठाकुर जी, ऑर्गेनाइज्ड बाय मिस्टर सुरेश कुमार जी, इसको ऑर्गेनाइज जो हमारे ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर हैं। और टीम का नेम विल टू विन है और क्रिएटेड बाय, ये मैंने अपना आईडी लिखा है, भरा है, बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। और कितने तारीख को मैंने है ये सारा है, 12 मार्च को ये इवेंट है। इस तरह 12 मार्च को एक और इवेंट है असम दुबरी में, ये भी मैंने यहाँ भरा है। इस तरह 5 मार्च को बॉबी सर का एक इवेंट है हरियाणा में, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस साइज डिटेल। तो ऐसे ये 3 हमने एक एग्जांपल के लिए बढ़े हैं। यहाँ पे हमारी मीटिंग है, जल्दी ये फॉर्म इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा जब सारे ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर अपने शेड्यूल डालेंगे, जिससे कि है कि कोई भी टीम आसपास काम करे उनको हेल्प मिलेगी कि वो इसका फायदा ले सके दोस्तों। तो एक अच्छी ऑप्शन ये कंपनी ने दी है। जितने भी ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी शेड्यूल यहाँ पे डालें,
ताकि आपको, आपकी टीम को और आपके जो पैरेलल लीडरशिप काम कर रही है उनको सपोर्ट मिले। क्योंकि देखिए बिजनेस तो अपनी टीम से आएगा, पर रॉयल्टी जो है वो पूरे कंपनी के बिजनेस से आती है। तो अल्टीमेटली अगर कंपनी का ओवरऑल बिजनेस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं सबका रॉयल्टी शेयर उठेगा। तो एज ए यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मेरा फर्ज है कि मैं अपने शेड्यूल यहाँ डालूं। जिसने आना चाहता है पूरे इंडिया से, जो भी आना चाहता है उसका मोस्ट वेलकम, वो आइए, खुले दिल से सबका स्वागत है। क्योंकि मेरा मानना है कि माहौल पॉजिटिव होगा ना, जब मौसम पॉजिटिव होगा, फेवरेबल होगा, तो फल किसी ना किसी की झोली में जरूर गिरेगा। अगर माहौल नहीं बनाएंगे तो मैं अकेला नहीं कमा सकता सर्वश्री के, मैं सोचूं कि मैं अकेला ही कमाऊं और अकेला आगे बढ़ूं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर सबका कामयाब करना, अगर ज्यादा लोगों को जब आप कामयाब करना चाहते हैं तो आपको माहौल देना पड़ेगा, तब जाके ज्यादा लोगों को सफलता मिल पाएगी। क्योंकि कोई हो सकता है मेरी टीम में कोई किसी का फैन हो, किसी को फॉलो करता हो, किसी का वर्किंग स्टाइल फॉलो करना चाहता हो, इस तरह आपकी टीम में भी हो सकता है उसका मेंटर कोई और हो, किसी और को हीरो मानता हो, पसंद करता हो। तो ये एक ऑप्शन दिया कंपनी ने कि जो चाहे सर्वश्री ग्रो होगी तो हम सब ग्रो होंगे। तो ये इस ऑप्शन का फायदा लीजिएगा। मैं वापस आता हूं अपने टॉपिक पे कि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं कौन से फैक्ट चेक करने चाहिए। अगर वो फैक्ट आपके फेवरेबल हैं, दैट मीन आप ऑन द राइट ट्रैक, आपकी कंपनी सही है, आपकी चॉइस सही है। या अगर आपने सर्वश्री में ज्वाइन कर रखा है तो कौन सी ऐसी बातें हैं जो सिद्ध करती हैं कि आप सही जगह पे हैं, सही लोगों के साथ और सही कंपनी में हैं। तो मैं एक छोटी सी पीपीटी है, ऑलरेडी 4 पेज की पीपीटी है, ऑलरेडी मैंने एक आरटीपी लगाई थी उसमें शेयर की थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं यहाँ पे। इस पीपीटी का नाम ही है मेकिंग ए चॉइस। व्हाइल मेकिंग ए चॉइस, whenever you are choosing a company in dark selling as a career, and whenever you decide to choose as a company, or whenever you are in a company, तो कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो आपको बताते हैं कि हाँ आप सही जगह पे हैं। तो ये फार्मूला मैं समझता हूं कि हम ये चीजें तय करते हैं, ये तथ्य चेक करते हैं। या जब मैं सर्वश्री में ज्वाइन किया, मैं बताता हूँ हर जगह पे, जब मैं सर्वश्री में ज्वाइन किया तो बहुत चीजें थी जो हमने चेक की, कुछ हमें पसंद आई और कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये मैं ओपनली कह सकता हूं, और गोपाल सर को भी पता है कि कुछ हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। बट मुझे पता था कि जो चीज मुझे पसंद नहीं आ रही, इनमें सुधार हो सकता है वक्त के साथ, ये बदली जा सकती हैं और बदल देंगे। प्रोडक्ट की क्वालिटी, पैकेज, ये सब चीजें करी जा सकती हैं। पर जो मेन चीजें हैं, अगर वो मेन चीजें सही नहीं है, कुर्सी पे बैठने वाले का माइंडसेट नहीं है, अगर उसका विजन नहीं है बड़ा, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो आप उन चीजों को लाइफ में कभी भी नहीं बदल सकते। आप ये नहीं कर सकते कि सर 5 करोड़ मैं देता हूं आपको, नहीं कर सकते ना। तो इसलिए डिसीजन लेते वक्त कुछ लोग कुछ चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, यार प्लान में पैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट जो मर्जी हो हम बेच देंगे ना। ऐसा नहीं सर, वन टाइम सेल करनी हो तो फिर चलता है। क्योंकि सेलिंग में क्या होता है, आपने सेल की तो काम खत्म, और डार्क सेलिंग में क्या होता है, सेल की तो काम शुरू। तो यहाँ पे सेल करने के बाद तो एक्चुअली काम शुरू होता है। तो अगर सेल ही आपने गलत चीज की कर दी, गलत चीज को प्रमोट कर दिया, तो हाउ इट कुड बी कि आपका करियर शुरू हो रहा है, आप तो शुरू करने से पहले इसको खत्म कर दोगे। तो इसलिए डार्क सेलिंग में काम शुरू होता है, तो बहुत चीजें चेक करनी पड़ती हैं। कुछ चीजों को आप बदल सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग इंप्रूव कर सकते हैं, और कुछ चीजों को कभी भी नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले ही देखभाल के ठोक बजा के कर लो। तो फैक्ट पे मैं आ रहा हूं कि व्हाट मेक्स योर डिसीजन यूनिक एंड ब्यूटीफुल फॉर यू। सबसे पहले कंपनी में जाते वक्त आप उसका मैनेजमेंट और उसका एक्सपीरियंस जरूर चेक कीजिए कि क्या वो कैपेबल हैं, क्या उनका किसी ऐसे इस फील्ड से वास्ता भी है जिसमें मैं एंटर करने जा रहा हूं। क्योंकि हो क्या रहा है, आज डार्क सेलिंग में बहुत बड़ा ग्लैमर है, इतनी सारी गाड़ियां, अचीवमेंट हैं, सारी चीजें आ रही हैं। आज आप नेटवर्क का लाइफस्टाइल देख लो तो माशाल्लाह हीरो से कम नहीं है। उनकी गाड़ियां देख लो, साला इतना इंडस्ट्रियलिस्ट भी रख पाता है इतनी महंगी महंगी गाड़ियां जितनी उन्होंने रखी हुई हैं, ठीक है ना। बीइंग ए मतलब मिडिल क्लास फैमिली, मेरी औकात नहीं है कि मैं BMW जैगुआर में घूमूं, बट राइट नो आई एम नॉट, मैं घूम ही रहा, आई एम ऑन, हमने उसका खरीदी भी हुई है। तो जब ये चीजें कोई एक बड़ा इन्वेस्टर या लाला देखता है तो उसके मन में आता है कि अगर नेटवर्कर इतने कमा रहे हैं तो कंपनी कितना कमा रही होगी। तो ट्रेडिशनल बिजनेस का लाला सोचता है कि यार मैं लगाता हूं ना 5 करोड़ रुपया और मैं भी कैसी कंपनी बना लेता हूं, कंपनी बना लूंगा,
कुछ लोगों को लालच देकर ले आऊंगा, प्रोडक्ट का क्या है वो तो कहीं से भी बना के दे आऊंगा, तो मेरी कंपनी चल जाएगी, मैं बल्ले बल्ले मैं पैसा ज्यादा कमा जाऊंगा, फटाफट अमीर हो जाऊंगा। तो आज इस इंडस्ट्री का देख ग्लैमर देख के बहुत से ऐसे ट्रेडिशनल के लाला लोग, बहुत से ऐसे इन्वेस्टर तैयार बैठे हैं कि कोई लीडर मिले हमें एक बंदा, हम पैसे लगा देंगे, कंपनी को उठा देंगे। इस तरह की कंपनियों का कभी भी बड़ा विजन नहीं होता है। अरे छोटा लाला तो छोड़िए, इस इंडस्ट्री का ग्लैमर इतना है कि इसको देखकर हिंदुस्तान लीवर के मुंह में भी पानी आ गया था, और वो भी एक बार उसने डिसीजन ले लिया था डायरेक्ट सेलिंग में आने का, पर नहीं चला पाई। साल 2 साल में बैकअप करना पड़ गया उनको, समेटना पड़ गया उनको, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें ट्रेडिशनल माइंडसेट है वो यहाँ पे नहीं चलती हैं। यहाँ पे लाला वाली सोच यहाँ पे नहीं चलेगी। इस इंडस्ट्री को समझने के लिए इस इंडस्ट्री की नॉलेज और एक्सपीरियंस होना बड़ा जरूरी है। अगर जो बंदा कंपनी लीड कर रहा है, अब मैनेजमेंट में बैठा है, उसका टेस्ट डायरेक्ट सेलिंग का नहीं रहा, कभी उसने इसका स्वाद नहीं चखा हुआ, वो हमारे इमोशंस कभी नहीं जान पाएगा दोस्तों। और जब तक हमारे इमोशनल अटैचमेंट नहीं होंगे, आप बड़ा परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे। अब मैं मान के चलता हूं, किसी सीनियर को पकड़ लो आप, तो सीनियर यहाँ पे मान लीजिए कोई यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है, तो जरूरी थोड़ा वो महीने में उसके 25 दिन का शेड्यूल हो सकता है उसके 15 दिन के हों, लेकिन लाले को ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी कि यार ये बंदा 20 दिन घर पे रहता है या 20 दिन बाहर जाता है, 10 दिन घर पे रहता है, ये जब मर्जी शादी हो छुट्टी कर लेता है, ये कभी वहां घूमने जा रहा है फोटो डाल रहा है, कभी वहां घूमने जा रहा है फोटो डाल रहा है, ये काम क्या कर रहा है, इसका तो चेक काटो। क्योंकि उसकी सोच क्या है, ट्रेडिशनल वाली। उसको ये नहीं पता कि अगर ये मेरा लीडर घूम रहा है, ये मेरा लीडर फ्री कर रहा है, तो ये कंपनी का एक प्रोडक्ट है। जितना ये फोटो घूम घूम के फेसबुक पर डाल रहा है, लोग मोटिवेट हो रहे हैं डिसीजन लेने के लिए कि यार इस कंपनी में एक लेवल पे जाकर फाइनेंशियली फ्रीडम है, इस कंपनी में एक लेवल पे जाकर टाइम फ्रीडम है। तो ये भी एक तरीका है बिजनेस को प्रमोट करने का, अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने का, लोगों को दिखाने का अपना लाइफस्टाइल कि यार मैंने एक डिसीजन लिया था, आज उस डिसीजन की वजह से मैं थाईलैंड हूँ, सिंगापुर हूँ, दुबई हूँ, शिमला हूँ, मनाली की हूँ, यहाँ पे हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, घर पे हूँ, मंडे है मैं फिर भी घर पे हूँ। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका एमडी या आपकी मैनेजमेंट डायरेक्ट सेलिंग को समझती है, उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट है, नहीं तो लालच की सोच इसको नहीं चला पाएगी दोस्तों। इसलिए हमेशा ही, अब जो चीजें मैं कह रहा हूं, ये मैं सर्वाश्री को देखकर मैंने पीपीटी नहीं बनाई, ये मैंने पीपीटी के अकॉर्डिंग सर्वाश्री को चूज किया दोस्तों। आप सोचेंगे अच्छा शालू सर ये पढ़ लिखा है, ठीक है, गोपाल सर नेटवर्क मार्केटिंग जानते थे, सुभाष सर को पता है, प्रशांत सर को पता है, तो शालू सर ने ये पॉइंट लिख दिया यहाँ पे। नहीं, मैंने सर्वाश्री को देखकर पॉइंट नहीं लिखे हैं, मैंने पॉइंट देखकर सर्वाश्री को चूज किया दोस्तों। तो अगर आपकी कंपनी मैनेजमेंट इसके साथ टच में है, इसका टेस्ट किया हुआ है, तो उसकी ब्यूटी, इसका इमोशंस जानती है कि ये किस सेंटीमेंट पे चलती है। ये बिजनेस ट्रेडिशनल वाला नहीं है, ये नौकरी नहीं है, ये शेयर मार्केट नहीं है, ये सब्र से चलने वाली है। यहाँ पे कई बार लीडर कंपनी से ज्यादा कमाते हैं। ये पॉसिबल है डायरेक्ट सेलिंग में कि कई बार कंपनी से ज्यादा लीडर कमा रहे होते हैं। तो ये एमडी को डाइजेस्ट करना आना चाहिए। अगर उसको ये चीज है, टाइम पे 1 करोड़ का चेक भी साइन कर सकता है, 5 करोड़ का चेक भी ट्रांसफर करते वक्त उसके हाथ नहीं कांपेंगे। नहीं तो 5 लाख देते वक्त भी सोचता है यार क्यों दूं, ये 4 मीटिंग लगाई हैं इसने महीने में, इसको इतना बड़ा चेक क्या करना है, कैसे काटूं, कैसे छोटा करूं, नेगेटिव बोलूं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कंपनी को चूज करना चाहते हैं। तो पहले प्रोडक्ट मत देखिए, पहले प्लान मत देखिए, पहले विजन देखिए, पहले एक्सपीरियंस देखिए, मैनेजमेंट देखिए। दूसरा पॉइंट, फाइनेंशियल बैकग्राउंड। जिस कंपनी के साथ आप जुड़ रहे जा रहे हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग है कि वो इसके हिकअप्स जो हैं वो सह सके, इस इंडस्ट्री के जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे आगे चलकर उनको सह सके, जर्क इसके सह सके। क्योंकि ये इंडस्ट्री कभी भी यूं नहीं चलती है, ये इंडस्ट्री में बहुत से जर्क आते हैं और पैसे का काम पैसे से ही होता है। आपने टीम शुरू कर दी झारखंड, आपको इमीडिएटली जरूरत पड़ी सर झारखंड में माल सप्लाई चाहिए, वहां वेयर हाउस चाहिए। अगर कंपनी में कैपेबिलिटी होगी तो वहां पे सर्विस दे पाएगी। अगर कंपनी में कैपेबिलिटी नहीं होगा, वो इस बात से बैठा होगा कि 5 करोड़ लगा तो दिया, प्रोडक्ट ले लिया, सॉफ्टवेयर बना दिया, ऑफिस खोल दिया, अब तो पैसे लाओ मैं उसी में बांटूंगा, उसी का प्रोडक्ट देना मैंने तो नहीं। कंपनी को तो अगले 10-10 साल भी इन्वेस्टमेंट जेब से करनी पड़ती है बड़ा करने के लिए। कई बार कमाई भी लगती आती है बीच में कंपनियों की,
बिजनेस बड़ा करने के लिए, क्योंकि कंपनियों के साथ साथ ऐसे डेवलप हो रहे होते हैं। तो इसलिए कंपनी की अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छी है तो इसको आपके नेटवर्क को अच्छा सा संभाल पाएगी, अगर नहीं है तो कभी भी नहीं कर पाएगी। जब मैं सर्वश्री में आना था, मेरा एक लीडर जो 3 साल से कंपनी चला रहा था और ठीक ठाक चला रहा था, एक स्टेट में अच्छी चल रही थी, उसकी टीम में भी 4-5 लाख रुपया कमाने वाले लोग थे। तो उसका कॉल आता है, शालू सर पता चला आप सर्चिंग में हैं। जब मैं सर्चिंग में होता हूँ तो हम सबको बताते हैं, भाई हम सर्चिंग में हैं, कुछ कंपनी ढूंढ रहे हैं, हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, ताकि बता दो, किसी के पास अच्छी चीज है तो बता दो हमें। लेकिन जब हम सर्च खत्म हो जाती है ना, तब कोई हमें नहीं आके समझा सकता, फिर नहीं हम किसी की सुनते, ना किसी को कहते भाई आके प्लान, ना कोई करता हमें। तो उसने में उसका कॉल आया कि सर पता चला तो आप शालू से ऐसा करो, इतनी अच्छी टीम है, आप मेरी कंपनी में आ जाओ, पार्टनर बन जाओ, पार्टनर बन के काम कर लेते हैं, यहाँ एमडी की चेयर पे बैठो, एक्सपीरियंस आपके पास भी है, मेरी कंपनी 3 साल से चल रही है। तो मैंने उसको बड़े प्यार से जवाब दिया, मैं कहा देख भाई, तेरी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, उसको तू चला, उसमें तेरा गुजारा हो रहा है और अच्छा हो रहा है ठीक ठाक तेरी लीडरशिप का। जैसे तेरे साथ हमारा बम्बू, हमारा जंबो जेट इंजन लगेगा ना, तो तेरा ट्रांसफार्मर फट जाना है। क्यों? तूने इतने नेटवर्क को सप्लाई देनी, तूने इतने नेटवर्क को सर्विस दे नहीं पाना, तूने इतनी बड़ी लीडरशिप को संभाल ही नहीं पाना, कैपेबिलिटी नहीं है। तो इससे जो चल रही है वो भी बंद हो जाएगी, मेरी टीम का सत्यानाश होना ही होना है। तो इसलिए मेरे भाई, तू इसको नहीं चला सकता, इसलिए तू भी खुश रह, मैं भी खुश रहता हूँ। तो अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छी होगी, अगर वो बैठा सिर्फ इन्वेस्टमेंट के सहारे, यहां से पकड़ लूंगा, यहां से पकड़ लूंगा, तो पकड़ने की ऑप्शन कभी ना कभी खत्म होगी दोस्तों। इसलिए फाइनेंशियल बैकग्राउंड मैं ज्यादा इस पे चाहूँ तो ये मैंने एक्चुअली आरटीपी में टॉपिक लगाया था, करीब के 1.25 घंटे का टॉपिक था जी। आज थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, इसे शॉर्ट में चल रहे हैं। टैक्सेशन एंड लायबिलिटीज, अगर जब आप किसी कंपनी में हैं, उसकी टैक्सेशन चेक करना, वो टाइम पे टीडीएस, छोटी सी बात है टीडीएस, और छोटी सी बात है जीएसटी। ज्यादातर कंपनियां इन दोनों चीजों की चोरी करती हैं, क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट के खाते में जाना है और साल 2 साल बाद पता चलना है, तो क्या जरूरत है गवर्नमेंट को देकर बचा लो। ये वो कंपनियां करती हैं जो ज्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहती हैं कि गवर्नमेंट का घर भरने की बजाय अपने पास बचा लो। और बाकी बताऊं, गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलता अगर आप जीएसटी की चोरी कर लेते हैं, कैश बिलिंग कर दी, चलो प्रोडक्ट दे दिया, पे आउट दे दिया, जीएसटी बचा लिया। बट जब आपने लंबा चलना है तो ये चीजें मैटर करती हैं। आपकी बैलेंस शीट, आपने टीडीएस टाइम पे भरा या नहीं भरा। अभी दिसंबर जनवरी में मैं अपने सीए का फोन किया, किसी काम के लिए मुझे आईटीआर चाहिए थी, तो उसका फोन आया, सर आपका इतना टीडीएस कट के भर चुका है। मैं कहा तुझे कैसे पता चला? कहता है आपका पैन कार्ड है, पैन कार्ड भरा, पता चल गया इतना टीडीएस भर गया। तो मेरी कंपनी टाइम टू टाइम टीडीएस भर रही है, जबकि पिछली कंपनी मुझे फोन करके बताना पड़ा, सर भर दो टीडीएस, हमने रिफंड भी लेना है, आईटीआर भरनी है, अब तो टीडीएस भर दो। ऐसी भी कंपनियां थी गई और आज भी हैं जो जीएसटी की चोरी कर रही है। जीएसटी की चोरी करना मतलब आप ऐसी एक बॉम्ब पे बैठे हैं जो कभी फट सकता है, गवर्नमेंट की नजर पे कभी भी आ सकते हैं रडार में आप। और जब आप करियर लेके चल रहे हैं तो इस तरह की छोटी चोरियों से बचना चाहिए। और जिस कंपनी में जाएं, ये क्लैरिटी दीजिए, नेट से बैठ लीजिए, अपने सीए से मिल लीजिए कि क्या उसकी लायबिलिटीज हैं, क्या वो टाइम पे टैक्सेशन एंड जीएसटी दे रहा कि नहीं दे रहा, क्योंकि आपका सवाल करियर का है। एक गलत स्टेप आपको सफलता से कोसों दूर ले जाएगा। तो लालच में आकर, कोई प्रलोभन में आकर कंपनी ज्वाइन करना और स्टैटिक में आकर कंपनी ज्वाइन करना, ये स्कीम में जा रहे हैं और ये आप सफलता की तरफ जा रहे हैं, बड़ा फर्क है दोस्तों। माइंड सेटअप एंड विजन, ये मैं पहले बात कर चुका हूं, एक एमडी का माइंड सेटअप कैसा होना चाहिए। अगर एक कंपनी का माइंड सेटअप है अच्छा, उसका विजन बड़ा है, कंपनी जब आप मैनेजमेंट में बैठते हैं तो आपको बातों बातों में पता चल जाता है वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच है उनकी, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल, वो अपने आप को कहाँ रखता है। आज आप देखिए, गोपाल सर अप्रैल में एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वेस्ट बंगाल में भी लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारी फैसिलिटी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी, लाइसेंस हम आप तो यूज हो रहा था गुजरात में, अभी हम खुद का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेकर वेस्ट बंगाल में भी शुरू करने जा रहे हैं, जो ऑन ग्राउंड अप्रैल से शुरू हो जाएगा प्रोडक्शन, और बहुत से प्रोडक्ट की इन हाउस अपनी शुरू हो जाएगी प्रोडक्शन। तो ये क्या, ये चाहते गोपाल सर तो पैसा बचाए, इसको प्रॉपर्टी में लगाओ, इसको घर में लगाओ, इसको बचाओ, पर वो वापस इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एक सही मानक वाला प्रोडक्ट देना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज खुद ने बनाई होगी उसको 100% कॉन्फिडेंट होगा कि ये मेरी आंखों के सामने बना है, मेरी R&D में बना है, मेरी होम प्रोडक्शन है।
तो इसलिए ये कंपनी का विजन ही है कि जो प्लानिंग करके बैठेगी, यार अगर आया तो यहाँ लगा दो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल दो, एक और फर्म बनाई, ठीक है, उसके नाम पर, ताकि हम छाती चीना चौड़ा करके बोल सके अपना मैन्युफैक्चर है। तो ये चीज बहुत है। सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ी चीज है किसी भी कंपनी को। जब कंपनियां शुरू होती हैं दोस्तों, मान के चलो वो 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक का सॉफ्टवेयर लेती है, क्योंकि कहते हैं जब पैसा आएगा देखी जाएगी। लेकिन जैसे ही सॉफ्टवेयर में आप 10,000 आईडी प्लेस किए, वो सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाता है। फिर जरूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर को आपको 15-20 लाख रुपया खर्च करने की। आगे जाके यही सॉफ्टवेयर खर्चा 25-50 लाख भी हो जाता है, जो कि बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, छोटा दिमाग वाला बंदा नहीं कर पाता। और बहुत सी लोगों कंपनी क्रैश करने का कारण उसका सॉफ्टवेयर होता है, उसकी जेनोसिटी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे। आप अपना डैशबोर्ड खोल लीजिएगा, इतनी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। और नेक्स्ट मंथ से, अभी मैंने जो उनकी रॉ वेबसाइट चल रही है, गोपाल सर ने दिखाया था हमें, नेक्स्ट मंथ से इतनी का ऑप्शन वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी आपके डैशबोर्ड में। कौन नया रैंक निकल के आ रहा है, किस स्टेट ने कितनी आउटपुट दी, आपके लेफ्ट राइट बीवी पिछले 1 साल से कितना हुआ, किस मंथ में आपने ग्रो किया था, किस मंथ में आपका डाउन गया, किस मंथ में आपने उछाल किया, आपकी टीम में से लीडर कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आपका सिर्फ बाइनरी अपना चेक कर लिया, बीवी कितना गया, सिर्फ ये के लिए वेबसाइट नहीं होती ना। वेबसाइट आपका पूरा अकाउंट होती है एक्चुअली, कि आप वेबसाइट पे बैठ के अपने बिजनेस की अकाउंटेबिलिटी कर सके, चेक कर सके, अपने बिजनेस में अप डाउन चेक कर सके, कौन सा प्रोडक्ट मेरा ज्यादा जा रहा है, कौन सी सेल मेरी ज्यादा हो रही है, कौन सी टीम ज्यादा परफॉर्म कर रही है, कौन सी स्टेट खाली पड़ी है, कौन सी स्टेट में अच्छा बिजनेस चल रहा है। ये सारी नॉलेज अगर आपको वेबसाइट पे मिल जाए, तो वेबसाइट भी आपका एक टूल की तरह काम करता है। इससे सॉफ्टवेयर दुरुस्त होना, अच्छे पैसे वाला होना बड़ा जरूरी है जब आप बड़े लेवल पर जाएं। मैं अगले पॉइंट पर आता हूं, प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग बहुत मैटर करती है, ये मेरा खुद का मानना है कि जो प्रोडक्ट मुझे अपील नहीं करेगा ना, मैं उसको प्रमोट भी नहीं कर सकता। जब तक वो मुझे अपील नहीं करेगा, मैं किसी को नहीं कह सकता कि ये लगाओ, ये खाओ, ये पियो। तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग, उसका आउटलुक, उसकी अपीलिंग, ये बड़ी मैटर करती है जब आप किसी कंपनी में जाओ। आप खाली इसी नहीं कि सिर्फ वही पुराना हो गया कि गैस सेफ्टी डिवाइस बेच लिया आपने, सूटेंस बेच लिया, चलो वो भी बेचते हैं लोग, बट एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट जो है वो यूजेबल होना चाहिए, रीपर्चेज वाला होना चाहिए कि लोग बार बार खरीद सकें। अगर उसकी आउटलुक अच्छी है, उसकी पैकेजिंग अच्छी है, मोर ओवर उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी प्राइसिंग फेयर है, कस्टमर को अच्छा लग रहा है और फेयर प्राइस पे मिल रहा है, तो उसको बार बार लेना चाहेगा दोस्तों। क्योंकि हम वन टाइम सेल में नहीं है कि एक बार सेल किए तो फिर हो गया, हर बार नया कुआं खोदना पड़ेगा। अरे 10 लोग लाए आपने, में से 10 तो नहीं, लेकिन 4-5 लोग तो आपका प्रोडक्ट दोबारा खरीदे। अगर वो 4-5 लोग प्रोडक्ट दोबारा खरीद रहे हैं, इसका मतलब आपने भी करे, अब प्रोडक्ट बिक रहा है। पहली बार सेल आती है, हमें अपने आप को बेचना पड़ता है, पहली बार सेल आती है हमें देखकर, हमारी प्रेजेंटेशन को देखकर। लेकिन दूसरी बार रिपीट सेल जो आएगी, रिपीट सेल आपकी प्रोडक्ट को देखकर आएगी। तो जब आप किसी कंपनी चूज करें, मैंने सर्वश्री क्यों चूज किया, अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइसिंग फेयर है, उसका लुकिंग सही है, अपील कर रहा है, उसकी क्वालिटी सही है, दैट मीन्स आप रिपीट ऑर्डर लेंगे और रिपीट ऑर्डर आएंगे, जिस कारण लोगों में फेथ और बढ़ेगा कि जो शालू बेच के गया वो खराब चीज नहीं थी, वो एक बढ़िया, एक अव्वल दर्जे की क्वालिटी लिए था। तो इसलिए ये चीजें बहुत देखनी जरूरी होती है। अगर आपकी कंपनी में चीजें हैं, दैट मीन्स यू आर ऑन वेरी राइट कंपनी में हैं आप। प्रोडक्ट रेंज टाइप, कितने तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है। रेंज और टाइप 2 शब्द मैंने अलग यूज किया है। रेंज मतलब आज हमारे पास 7 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना, जिसमें हेल्थ है, वेलनेस है, जिसमें पर्सनल केयर है, होम केयर है, किचन केयर है, चाइल्ड केयर है, एग्रो केयर है। ऐसे हमारे पास 6-7 कैटेगरी के प्रोडक्ट है। और रेंज में देखा जाए, आपके पास एलोवेरा ही 3 तरह का है, आपके पास मेल हेल्थ के भी 4 प्रोडक्ट हैं, में सर्वा बूस्ट भी है आपके पास, 9 पावर भी है आपके पास मूस भी है, आपके पास अश्वगंधा भी है, ठीक है। आप जिस फॉर्म में चाहो ले सकते हैं। आप चाहो कैप्सूल लेना तो कैप्सूल ले लो, आपने पाउडर फॉर्म लेना पाउडर फॉर्म में कंज्यूम कर लो, आपने ड्रॉप लेना ड्रॉप ले लो 9 पावर की, आपने जूस पीना जूस पी लो, ठीक है। तो अब एक और प्रोडक्ट है अपने पास, इंस्टा पावर है, आपने टैबलेट फॉर्म लेना टैबलेट फॉर्म ले लो। तो वैरायटी होने से कस्टमर के पास ज्यादा ऑप्शन पावर रहती है चूज करने की। तो हमारे पास हर प्रोडक्ट की इतनी अच्छी उत्तम रेंज है
कि आप कहीं भी से भी आप कोई भी बंदा आके खरीद ले, उसको वैरायटी ही मिलेगी। तो ये ऑप्शन होना अगर आपकी कंपनी में है, दैट मीन्स आपकी कंपनी अच्छी है, आप सही जगह पे हैं। बीवी एंड मार्केट पेनिट्रेशन, एट द एंड ऑफ द डे जो आपको मिलना है, देखो कंपनी को चले गए पैसे, कस्टमर को चला गया प्रोडक्ट, आपको क्या मिलना है? बीवी, बिजनेस वॉल्यूम, जिसके कारण आपका चेक बनेगा। तो ये देखना कि आपको कितना परसेंट बीवी मिल रहा है, उसकी परसेंटेज डिवाइडेशन क्या है, उसका मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ये भी बहुत जरूरी है कि बीवी कितना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको वही बचना है। ये प्रोडक्ट है 1600 का, इसके पैरेलल में मुझे कितना बीवी मिल रहा है, उस बीवी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जैसे अपना एवरेज बीवी जो है वो 45-50% है और डिस्ट्रीब्यूशन अपनी बीवी की 90% है। दैट मीन्स हमारा प्लान जो है 100 में आदमी को 42-43 रुपए देता है, बढ़ जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी अमाउंट मानी जाती है। ज्यादातर कंपनियां जो 33-34 रुपए दे रही है, 35 दे रही है कोई, और हम कहाँ दे रहे हैं? 42-43 रुपए बांट रहे हैं। दैट मीन्स बहुत अच्छा पे आउट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और पेनिट्रेशन कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो कितनी मार्केट को पेनिट्रेट कर रहा है। अगर आज की मैंने एक डाटा शेयर किया था कई आरटीपी में कि इस समय थ्रू आउट द वर्ल्ड कौन कौन सी कंपनियां चल रही हैं, कितने तरीके की, उनके प्रोडक्ट कितने तरीके के हैं और ज्यादा सेल किस प्रोडक्ट की होती है। ये मैंने डाटा पिछली आरटीपी में शेयर किया था कि मैंने वहां बताया था कि 85% जो प्रोडक्ट बिकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में वो हेल्थ वाले बिकते हैं, हेल्थ और वेलनेस वाले प्रोडक्ट की सेल हो रही है पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया का डाटा मैंने दिया था कि इंडिया में कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं ज्यादा और वर्ल्ड में कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं। 6% उसमें था, 6% पर्सनल केयर के प्रोडक्ट, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट बिकते हैं, मतलब जिसमें आपका फेस वॉश, क्रीम, ये चीजें आ जाती हैं, साबुन, ये सब चीजें आ जाती हैं, फेशियल किट। और 3% कुछ बेवरेज आ जा गए थे, 2% होम केयर था और कुछ किचन केयर था। अगर आपका ज्यादा फोकस है किचन केयर, मैं राइस ब्रान ऑयल बेच लूं, मैं चाय पत्ती बेचूं, अरे भाई जिसकी सेल ही ओवर जो है वो 2% है, जिसका कंट्रीब्यूशन ही टोटल सेल में 2% है, आप उस पे करोड़ रुपए कैसे कमा दोगे? नहीं कमा सकते। तो आपको देखना है कि ज्यादा सेल किसकी हो रही है ओवरऑल। तो ज्यादा सेल 85% सेल जो है वो हेल्थ प्रोडक्ट्स की होती है। और आप खेल रहे हो सूट लेंथ पे, आप खेल रहे हो होम केयर पे, आप खेल रहे हो टॉयलेट क्लीनर पे, तो आप गलत जगह पे हो। ये प्रोडक्ट होना अच्छी बात है, मेरी अच्छी बात है कि सर्वाशी में ये प्रोडक्ट हैं कि मैं इसको इससे भी ज्वाइन करा सकता हूँ, मैं उसको टॉयलेट क्लीनर से भी ले आता हूँ। भाई आप साबुन ले लो, शैम्पू ले लो, जो मर्जी ले लो, पर 85% बिजनेस तो हेल्थ से आएगा ना, रिपीट सेल तो हेल्थ की होगी ना। रिजल्ट किसका मिलेगा? साबुन से रिजल्ट थोड़ा मिलेगा, टॉयलेट क्लीनर से रिजल्ट थोड़ा मिलेगा, रिजल्ट तो हेल्थ की ही मिलेगा ना उसको। वही तो उसको चमत्कारी करेगा, वही तो मिरेकल करेगा, वही तो उसको आखिर वो कहीं ना कहीं आपको टेस्टिमोनियल देगा कि सर मेरा बीपी ठीक होगा, मेरी शुगर ठीक होगी, मेरा थायराइड ठीक हो गया। उसकी रिपोर्ट बोलेगी ना, ब्यूटी का तो रिपोर्ट नहीं बोल सकती ना। इसलिए अगर आपकी मार्केट पेनिट्रेशन अच्छी है आपके प्रोडक्ट्स की, दैट मीन्स आप सही प्रोडक्ट के साथ खेल रहे हैं। थैंक गॉड आई हैव SSPL 350, लगभग 330 प्रोडक्ट है हमारे, मतलब 330 दरवाजे लोगों को इन करने के लिए। आज हमारे पास हेल्थ केयर भी हैं, पर्सनल केयर भी हैं, होम केयर भी हैं, किचन केयर भी हैं, हर तरह का। आप जिस मर्जी पे खेल लो आप, ठीक है। आगे चलते हैं। मार्केटिंग प्लान, ये लोग सबसे पहले देखते हैं कि मार्केटिंग प्लान के दाम बचा कितना, पर मैं इसको थोड़ा बाद में लेके चलता हूं। इसलिए मार्केटिंग प्लान देखना भी बड़ा जरूरी है कि आपको क्या बच रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कैलकुलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपोथेटिकल है। अगर आपके मार्केटिंग प्लान में कंपनी को पैसा नहीं बच रहा, वो सोच रही है सर हम 6 महीने बाद कमा लेंगे, हम साल बाद कमा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, हमने प्लान ऐसा बनाया है 100 का 100% बांट रहे हैं हम, एक बार बिजनेस खड़ा हो जाए फिर बचा हम बाद में लेंगे जियो की तरह। गलत है। ये देशभक्ति की बातें, ये जो है ना समाज सेवा, अगर वो कर रही है तो कंपनी कभी भी नहीं चलेगी, वो डूबेगी डूबेगी। कंपनी पहले दिन से अगर उसका प्रॉफिट है, क्योंकि कंपनी को अपने प्रॉफिट में भी कई चीजें मैनेज करनी है, उसको एम्प्लॉय की सैलरी मैनेज करनी है, उसको कंपनी को रेंट मैनेज करने हैं, अपने ऑफिस मैनेज करने हैं। आज अच्छी बात है कि हमारी कंपनी के 5 जगह ऑफिस हैं। दिल्ली में इतना शानदार ऑफिस है, कलकत्ता में ऑफिस है, बेंगलोर में है, गुवाहाटी में है, मुंबई में है। तो किससे है? ये फंड से बनेगा ना। अगर फंड ही नहीं बचेगा कंपनी का तो कैसे वो एक्सपेंशन कर पाएगी दोस्तों। मैं कहा कैसे सर्विस दे लेता कलकत्ता की कंपनी से, मेरा दिल्ली ऑफिस खुला तो मेरे लिए और अच्छा आसानी होगी ना कि नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेट यहाँ विजिट कर लेते हैं दोस्तों। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाइपोथेटिकल नहीं होनी चाहिए, इमोशनल नहीं होनी चाहिए कि सर मैं बैठा हूं ना, मैं दूंगा पे आउट, मैं हूं ना,
मेरी जुबान पे भरोसा नहीं, जुबान पे नहीं, कैलकुलेशन पे भरोसा करो। अगर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान में कैलकुलेशन सही है तो वो लंबा चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर सिर्फ हाइपोथेटिकल बातें हैं, 2 साल चलने के बाद भी क्रैश है, आज भी क्रैश है, कल भी क्रैश है वो प्लान। टैक्स डिडक्शन एंड सॉफ्टवेयर, मैंने ये पहले बात कर चुका हूँ, कितना % टैक्स डिडक्शन करते हैं और टीडीएस काट रहे नहीं काट रहे, बेच रहे नहीं बेच रहे, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है वो प्लान, वो चीजें चाहिए। गवर्नमेंट रिकमेंडेशन क्या कहती है, गवर्नमेंट क्या कहती है प्लान के ऊपर, क्योंकि आज इंडिया में मेरे ख्याल में नेटवर्क मार्केटिंग के नाम के ऊपर 1 लाख कंपनियां चल रही हैं। कितनी? 1 लाख के करीब कंपनियां चल रही होंगी, लेकिन गवर्नमेंट के पास कितनी रजिस्टर्ड है? सिर्फ 640। कितनी? 640 ही कंपनियां ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने नॉर्म्स पूरे कर रखे हैं गवर्नमेंट के। जो गवर्नमेंट टर्नओवर का डाटा पेश करती है ना कि अब तक 18,500 करोड़ का बिजनेस सालाना हो रहा है, 2025 में 65,000 करोड़ का हो जाएगा, वो 640 कंपनियों के बिहाफ के ऊपर है। तो असल डाटा इससे कई गुना बड़ा है, पर गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड ही नहीं है। वो कंपनियां सिर्फ एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट या एक स्टेट तक सीमित हैं। तो 640 कंपनियां जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड हैं, दैट मींस वो उसकी नॉर्म्स फुलफिल कर रही हैं। दैट थैंक गॉड सर्वराशी इज वन ऑफ देम। आज हम फिटसी में रजिस्टर्ड हैं, एमसीए में रजिस्टर्ड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसमें रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में है, जो गवर्नमेंट नेट पे डाटा डाल रखा है, सर्वराशी इज वन ऑफ देम, उसमें है। तो ये हमारे लिए अच्छी बातें हैं दोस्तों। और लास्ट पॉइंट है लीडरशिप। जब आप किसी कंपनी में जुड़े, सिर्फ कंपनी ही ना देखें, जिस लीडरशिप के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है। कंपनी सारी की सारी जितनी भी बड़ी होगी वो सारी बैठ जानी है हेड ऑफिस में, वो बैठी होनी है रीजनल ऑफिस में, लेकिन आपके साथ जो चलेगी वो लीडरशिप चलेगी। आपके साथ फील्ड में जो जाएगी वो लीडरशिप जाएगी, आपको आगे जो बढ़ाएगी वो लीडरशिप जाएगी। अगर आप सही लीडरशिप के साथ जुड़े हैं, दैट मीन्स आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं ग्रो करने के। अगर लीडरशिप नहीं है, या तो आप खुद कैपेबल हो कि सर मैं कैपेबल हूं, मेरे पास 20, 25, 50 लाख का फंड है, अगर लगाना भी पड़ा बिजनेस को उठाने के लिए तो मैं लगा दूंगा। अगर कैपेबल नहीं है तो आपको कैपेबल बंदों के साथ ही जुड़ना चाहिए। सिर्फ इमोशंस में आकर डिसीजन मत लेना कि ये बंदे ने कल ज्वाइन किया था और आज देखो 2 लाख का चेक आ गया तो मैं भी ज्वाइन कर लेता हूँ। अरे जो बंदा महीने में या 2 महीने में इतने में पहुंच गया, उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो तो फ्लूप है यार, और उसका वो फ्लूप कभी भी 0 हो जाएगा। तो आप क्या कर लोगे? अगर एक्सपीरियंस लीडरशिप के साथ हैं तो उनका बिजनेस फ्लूप से नहीं आता, उनका चेक फ्लूप से नहीं आता। दैट मीन्स वो कैलकुलेटेड हैं, वो ऑथेंटिकेटेड हैं, और वो गिरे हुए बिजनेस को भी 100 बार उठा लेंगे। नहीं तो एक उठा हुआ बिजनेस भी लीडर नहीं कर पाएगा दोस्त। तो लीडरशिप में क्या देखना है? जो बंदा लीड कर रहा है, फाउंडर मेंबर, फाउंडर, ये लफ्ज यूज करते हैं लोग लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए फेसबुक से। आई एम द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, मैं फाउंडर मेंबर हूं। प्रैक्टिकली ये सही नहीं है दोस्त, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि जो फाउंडर हो कंपनी का या फाउंडर मेंबर हो कंपनी का वही लॉन्ग लास्टिंग हो। क्या पता वो 1 साल बाद छोड़ जाए उसको। तो फाउंडर मेंबर के साथ जुड़ना इज नॉट ए गारंटी। हाँ, हिट बंदे के साथ जुड़ना जिसने पहले परफॉर्म किया है वो गारंटी है। वो तो कभी भी उठ जाएगा, बाद में आके भी कंपनी को आगे लीड कर जाएगा, और ये शुरू में बैठा रहेगा। मुझे जो याद आ रहा, फाउंडर मेंबर पे एक ट्रक जा रहा था और ट्रक के पीछे लिखा हुआ था प्रणाम शहीदों। क्या लिखा हुआ था? प्रणाम शहीदों। ये कार में बंदा जा रहा था, वो बड़ा इंप्रेस हुआ यार ट्रक वाले की, देखो देशभक्ति, क्या लिखा हुआ पीछे, प्रणाम शहीदों को। कितना सोचता है देश वाले। उससे रहा नहीं गया, उसने ट्रक से गाड़ी आगे निकाली, गाड़ी रोक के वो ट्रक वाले को रोकता है। क्यों? कि यार तुझे साधुवाद देना चाहता हूँ, तुझे मैं ऑबलाइज करना चाहता हूँ यार, कितने अच्छे तेरे दिल के अरमान है, तुझे ट्रक के पीछे लगा रखा है प्रणाम शहीदों को। तो कितने तेरे दिल के अरमान अच्छे हैं, तो कितना अच्छा इंसान है। ट्रक वाला बोलता क्या हो गया? अरे तूने पीछे लगा रखा है प्रणाम शहीदों को। तो कहता इसका मतलब तेरे अंदर देशभक्ति है, तभी तू शहीदों को प्रणाम कर रहा है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, लाला लाजपत राय को। कहता किसने कहा? कहता तूने लिख तो रखा है प्रणाम शहीदों को। अरे ये तो मैंने उनके लिख रखा जो लोग मेरे ट्रक के नीचे आके मर गए, प्रणाम शहीदों को। भगवान गलती होगी माफ करना। तो दोस्तों ऐसे लीडर से बचिए जो पहले बहुत सी टीम में डेड करके बैठा हुआ है और उनमें अगला नंबर आपका है। तो प्रणाम शहीदों को आप नहीं, क्योंकि जो जितने फाउंडर मेंबर होते हैं शुरुआती वाले, वो उनके मतलब शहीदी गेट ही बने होते हैं, वो उनका नाम शहीदों में लिखा होता है। क्यों? क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है जो कंपनी नहीं होती है, वो होता है, कई एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें, प्लान में, कंपनी में और अपने लॉजिस्टिक में, वो कमी झेल पाते हैं।
वो वही लीडर झेल पाता है जो उसका बैकबोन स्ट्रांग है, उसका विजन बहुत स्ट्रांग है, तो जाके वो कंपनी के साथ खड़ा रहता है और आगे आगे परफॉर्म करता है। हमारी टीम में, हमारे लीडरशिप में बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं कई लोगों को साउथ से जानता हूँ, नशरुल्ला जी हैं, वेरी फर्स्ट डे के साथ हैं कंपनी के साथ, बट क्या है, उनका विजन इतना स्ट्रांग है, उनका टेम्परामेंट इतना बड़ा है कि वो आज भी कंपनी के साथ खड़े हैं। कई हिकअप्स आए, एक टाइम ऐसा था कि नसरुल्ला जी के साथ जुड़ने वाले, बाद में जुड़ने वाले लोग उनसे आगे निकल गए थे, लेकिन दाद देता हूं उस लीडर की कि उन्होंने कभी भी हौसला नहीं हारा, दिल नहीं हारा, हर मीटिंग, हर सेमिनार में हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आए थे और कभी नहीं हिचकिचाए ये बात कहने कि मैं पहले दिन से कंपनी के साथ जुड़ा हूं। भले उनका लेवल छोटा हो गया था, बाद में लोग बड़े हो गए थे, पर लीडर का टेम्परामेंट कब पता चलता ना, यही टाइम तो होता है एक लीडर का टेम्परामेंट चेक करने का। वो लीडर, वो बंदा रहा कंपनी के साथ, मुश्किल दौर में खड़ा रहा, और एक टाइम ऐसा आया उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया, फटाफट डबल क्राउन एम्बेसडर बना, ट्रिपल बना, और आज वो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है। अगले हफ्ते उनकी आरटीपी होने जा रही है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं सर को। तो ये टेम्परामेंट किसी किसी लीडर में होता है दोस्तों, इस चीज को पहचानने का। मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट। लीडरशिप एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट, ये जरूर चेक कीजिए कि उस लीडरशिप क्या जुड़ने जा रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस है उसका, क्या अचीवमेंट है, क्या कभी उसने कद्दू में तीर मारा है, कभी बड़ा सेमिनार 5000 लोगों का किया है, कभी बड़ी आरटीपी प्रोग्राम किए हैं, कभी ट्रेनिंग लगाई है, उसके पास एक्सपीरियंस है। अगर है, दैट मीन्स वो आपको सही एजुकेशन डिलीवर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। अगर वो फ्लूप से बिजनेस किया है तो वो फ्लूप हो सकता है, आपके ऊपर ना चले, आपका ना चले तो क्या कर लोगे आप। लेकिन अगर प्रूवन लीडरशिप के साथ, तो उसके पास फार्मूलाज होंगे कि ये करने से रिजल्ट आता है दोस्तों, तो वो फार्मूले आपको डिलीवर करेगा, जिसके कारण आप भी सफल हो सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस लीडरशिप आप जा रहे हैं, क्या है वो, क्या जर्निंग बेस्ड लीडरशिप है, क्या वो बिजनेस बेस्ड है या ट्रेनिंग बेस्ड है। अगर उनका फोकस ट्रेनिंग में है, लोगों को बिल्ड करने में है, दैट मीन्स बिजनेस तो कभी भी उठ जाएगा। लेकिन अगर उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस निकालने के ऊपर है, इस महीने के चेक बड़ा करने के ऊपर है, तो वो कभी बिजनेस जीरो हो जाएगा। तो इसलिए जब आप जुड़े तो ये चीजें चेक कर लीजिए, और जब अगर आप जुड़ चुके हैं सर्वाशी में, तो आप देखेंगे कि अगर ये चीजें काउंट हो रही हैं, दैट मीन्स आप सही कंपनी के साथ हैं, सही लोगों के साथ हैं। सोनू शर्मा जी हैं, बाद में आए सोनू जी अपने साथ, सोनू कुमार जी, कितना अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। उमेश जी है अपने, उमेश जी लखनऊ से हैं, कितना अच्छा चौरसिया जी ने परफॉर्म किया, उनकी टीम में कितने अच्छे लीडर्स हैं। तो दैट मीन्स बहुत सी लीडरशिप होती है, जरूरी नहीं कि एक ही है, बहुत लीडरशिप होती है। अगर आप किसी भी ऐसी लीडरशिप की टीम में है, दैट मीन्स आप बहुत सही जगह पे हैं। तो लास्ट में एक चीज और है, एथिक्स एंड वर्क कल्चर भी देखिएगा लीडरशिप का। उनका एथिक्स क्या है, लोगों को तोड़ना, कि तू भी आजा, उसका बंदा मिला नेगेटिव किया, अपने साथ जोड़ लो, नहीं दोस्तों, ये लंबे चलने वाले लोग नहीं होते। एथिक्स देखिए लीडर्स का, अगर वो मिलता है उनको, क्या कहते हैं, क्या वो करते हैं। अगर वो बोलते हैं भाई तू सही लोगों के साथ है, सही बंदे के साथ है, और वापस उसके प्लान को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट मीन ही इज द राइट पर्सन, वो सही बंदा है। उसको दूसरा लीडर देखकर नेगेटिव पास नहीं किया, ना उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, उसने उसको वही बड़ा करने की कोशिश की। आजूम उसका एक हिस्सा है कि हर बंदा आके जोर लगा रहा है दोस्तों। तो ये लीडरशिप, ये 4 पॉइंट थे जो मैंने कहा, बताया आपको, ठीक है ना। इसमें क्या था, मैंने पहले कंपनी और उसके बारे में क्या बताया, मैंने कंपनी बारे में बताया कि ये होना बड़ा जरूरी है पॉइंट में, उसके बाद में प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कि प्रोडक्ट्स में क्या क्या होना चाहिए, उसका मार्केटिंग प्लान बताया उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसका मैंने लीडरशिप बताया लीडरशिप में क्या होना चाहिए। और इन सब के बाद एक और चीज बहुत जरूरी है, अगर वो चीज नहीं तो कुछ भी नहीं। उसके लिए भी आपको छोटी सी 2 मिनट की एक पीपीटी पे लेकर चलता हूं और फिर क्लोज करेंगे इस मीटिंग को। सबसे लास्ट में और सबसे बड़ी बात जो चीज आपको देखनी चाहिए, वो क्या देखनी चाहिए, मैं एक पीपीटी यहां खोल रहा हूं, और जी हाँ खुल गई। ये ना छोटा छोटा लिखा हुआ है इस पीपीटी में, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। एक कंपनी का ऑफिस है, ये कॉर्पोरेट किसी कंपनी का ऑफिस है। जैसे एम्प्लॉय जो है वो उस ऑफिस में घुसते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑफिस खुलता है। वन डे ऑल द एम्प्लॉयज रीच द ऑफिस एंड saw a big notice on the door on which it was written। किसी कंपनी के ऑफिस में जब एम्प्लॉय पहुंचते हैं एक कंपनी के, तो क्या देखते हैं कि एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड कंपनी के ऑफिस के बाहर लगा होता है। तो एक्साइटमेंट में पढ़ते हैं उसको कि क्या लिखा है। उस नोटिस बोर्ड पे लिखा होता है, yesterday the person who has been hindering your growth in the company passed away। हम दुख के साथ आपको ये समाचार देते हैं कि जो आदमी आपकी ग्रोथ को, आपकी बढ़ोतरी को, आपकी राइज को, आपकी सफलता को रोक रहा था, वो किसी कारणवश कल स्वर्ग सिधार गया है,
मर गया है, खत्म हो गया है, अल्लाह को प्यारा हो गया है। We invite you to join the funeral in the room that has been prepared in the gym. हम आप सबको आमंत्रित करते हैं उसकी अंतिम यात्रा में, उसकी अंतिम दर्शन में, जो कि हमने रखे हैं हमारे कमरे में, जहां जिम हुआ करता था वहां पे हमने रखे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आइए, उसका अंतिम दर्शन कर लीजिए, क्योंकि उसका तो संस्कार होने जा रहा है, वो खत्म हो चुका है। वो आदमी जो आपकी सफलता में रुकावट पैदा कर रहा था लगातार। अब जो भी एम्प्लॉय ने इसको पढ़ा, कहता हाँ यार बात तो सही है, मैं मेहनत तो पूरी कर रहा था, मैं काम तो कर रहा हूं, मैं तो डेली ऑफिस आ रहा हूं, जो काम मुझे मिलता मैं तो कर रहा हूं। तो कोई ना कोई बंदा तो था जो मुझे प्रमोट होने नहीं दे रहा था, कोई ना कोई बंदा था जो मेरी बैक बाइटिंग कर रहा था, जो मेरी असफलता में टांग उड़ा रहा था। देखे तो सही कौन बंदा है। तो क्या हुआ, बट आफ्टर ए व्हाइल दे स्टार्टेड गेटिंग क्यूरियस टू नो who was that man who hindering the growth of his colleagues and the company. थोड़ी देर तो उनको निराशा हुई कि यार मर गया बंदा, पर फिर उनको हुआ आश्चर्य कि यार देखे तो सही कौन बंदा है जो मेरी और मेरे दोस्तों की ग्रोथ को रोक रहा था, कंपनी को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। हमें देखना चाहिए जाकर कि बंदा कौन था, रिस्पॉन्सिबल कौन था उसको रोकने के लिए, किसने हमारी ग्रोथ रोक रखी थी। और सारे लोग हॉल में इकट्ठा होने शुरू हो गए उसको देखने के लिए चेहरा। The excitement in the gym was such that security agent was ordered to control the crowd within the room. इतनी भीड़ बढ़ गई, इतने लोग उत्सुक हो गए उस चेहरे को देखने के लिए जो उनकी ग्रोथ हो रहा, कि कंपनी को पुलिस बुलानी पड़ गई भीड़ को सेट करने के लिए कि भाई आओ इनको मैनेज करो, एकदम से ना एक एक करके आए। और लोग खूब इकट्ठा हो गए। The more people reach the coffin, the more the excitement heated up. जैसे जैसे लोग उस कफिन जिसमें ताबूत में वो लाश रखी थी उसके पास आगे, एक्साइटमेंट और बढ़ती आ रही थी। कौन है वो बंदा जो मेरी ग्रोथ रोक के बैठा है, कौन है बंदा जिसने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। सही तो है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, काम पूरा कर रहा हूँ, हर चीज कर रहा हूँ, पर मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही। Enough, everyone thought, who is this guy who was hindering my progress? कौन है वो जो मेरी ग्रोथ रोक रहा है, मेरी प्रोग्रेस रोक रहा है। When at last he died, तो शुक्र है जो भी है मर गया, पर है कौन, मैं चेहरा तो देखूं। हर आदमी उस ताबूत का खोलना चाहता था और देखना चाहता था उसका चेहरा कि जो चला तो गया, पर है कौन जिसने मुझे ग्रोथ नहीं होने दिया। और जैसे आदमी ने झांका तो उस ताबूत में क्या था, एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, और जो भी ताबूत में झांकता था उसको खुद अपना चेहरा दिख जाता था। Everyone looked inside, it could see him. उसको खुद ही अपना आप चेहरा दिख जाता और वो रोना शुरू कर देता। ओहो, ये कौन था, इसमें तो मैं ही हूं, ताबूत में तो कोई भी नहीं है, उसमें तो शीशा लगा, शीशे में मैं ही दिख रहा हूं। इसका मतलब मेरी ग्रोथ, मेरी सफलता कौन रोक रहा था, मैं ही रोक रहा हूं। There is only one person who is capable to set limits to your growth. सिर्फ एक ही आदमी है जो आपकी सफलता के आड़े में रोड़ा अटका रहा है, वो सिर्फ आप है दोस्तों, कोई दूसरा नहीं अटका सकता। आप कितने भी बहाने कह सकते हैं, उसके कारण उसके कारण उसके कारण, बट एट द एंड ऑफ द डे ओनली यू रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस एंड फेलियर। सिर्फ आप ही पॉसिबल हैं, आप ही जिम्मेवार हैं अपनी सफलता के, अपनी असफलता के। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन रेवोल्यूशनाइज योर लाइफ। सिर्फ आप हैं जो अपनी जिंदगी में एक बड़ा रेवोल्यूशन ला सकते हैं, एक बड़ा कारनामा कर सकते हैं। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन इन्फ्लुएंस योर हैप्पीनेस। सिर्फ आप ही हैं जो आप अपनी खुशियों को प्रभावित कर सकते हैं। योर रियलाइजेशन एंड योर सक्सेस। सिर्फ आप ही हैं जो अपनी सफलता, अपनी चाहतों को की उम्मीदों पे खड़ा उतर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं है। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प योरसेल्फ। सिर्फ आप ही हैं जो खुद को सफल कर सकते हैं, खुद की हेल्प कर सकते हैं, खुद की मदद कर सकते हैं। कोई दूसरा आपको खड्डे से नहीं निकाल सकता दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप हैं। योर लाइफ डज नॉट चेंज व्हेन योर बॉस चेंज। आपकी जिंदगी तब नहीं बदलेगी जब आपका बॉस बदलेगा। When your friend change, जब आपका दोस्त बदलेंगे। When your parents change, नहीं दोस्तों। When your partner change, when your company change, नहीं। कंपनी, पार्टनर, दोस्त, माहौल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी ग्रोथ तब होती है जब आप बदलते हैं, जब आप फैसला लेते हैं बदलने का। When you gone beyond your limits, believe, जब आप अपनी क्षमताओं के परे चले जाते हैं। When you realize that you are the only one responsible for your life, जब आप ये महसूस कर लेते हैं कि आप ही जिम्मेवार हैं अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा या बुरा होने के, वो टाइम ऐसा होता है जब आप अपना बेस्ट जाते हैं। Examine yourself, देखो, परखो अपने आप को। Watch yourself, handle yourself well in the front of others. देखो अपने सामने, लोगों के सामने जब आप जाते हो, अपने आप को तरीके से, क्लीननेस से हैंडल करो। क्यों? Don't be afraid of difficulties and impossibilities and losers. Be a winner, build yourself and your reality.
सिर्फ दोस्तों आप ही हैं जो अपनी सफलता के लिए जिम्मेवार हैं, कोई दूसरा नहीं है दोस्तों। मैं वापस जो मेरी पीपीटी का लास्ट पॉइंट था मैं उस पर आ रहा हूं। सॉरी, स्टॉप शेयरिंग। जस्ट अ मिनट। मेरी पीपीटी का लास्ट पॉइंट भी था कि कंपनी सही, सब कुछ सही, तो फिर क्या नहीं, क्या चीज रहेगी। तो मैंने कहा था जब आप चॉइस मेक कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा जो जरूरी हो जाता है, कहीं ना कहीं आपने हर चीज चेक कर ली, ये भी सही ये भी सही, तो फिर क्या चीज है जो लास्ट में करती है। लास्ट में मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ आप ही है जो प्रभावित करते हैं। तो जब आप किसी कंपनी को चूज करें, किसी लीडरशिप को चूज करें, तो एट द एंड ऑफ दिस यू जो आपकी सफलता निर्धारित करता है। तो अपना फोकस और माइंडसेट जरूर रखो आप। कंपनी अच्छी मिल गई, लोग अच्छे मिल गए, लीडरशिप अच्छी मिल गई, ऑफिस मिल गया, प्रोडक्ट 330 मिल गया, प्लान अच्छा मिल गया, पर फिर क्यों? एट द एंड ऑफ द डे आपको काम करना है, अपने पे फोकस रखो, अपने को माइंडसेट करो कि मैंने बड़ा करना है। बार बार ये फोकस हिलना चाहिए। फेयर बिजनेस और टेम्परेरी अचीवमेंट, क्या चाहते हैं आप? फटाफट इन्वेस्टमेंट करके फटाफट एक लेवल लेना है, लेवल की दौड़ है? नहीं, फेयर बिजनेस करो, हर महीने बिजनेस आए, ग्रोथ हुआ आपकी, ठीक है। मेंटर्स एंड काउंसलिंग प्लान, हमेशा अपनी प्लान से जुड़े रहो, मेंटर्स के साथ जुड़े रहो। ये वो बंदे हैं जो आपका फोकस हिलने देंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको अगर कोई कामयाब कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप हैं, दूसरा कोई नहीं है दोस्तों। आपकी सफलता के जिम्मेवार आपके हैं, आपकी कामयाबी के भी आप, आपकी नाकामयाबी के लिए आप। तो दूसरों को दोषारोपण बंद करें और आज से ही बिजनेस को खुद का बिजनेस समझें, खुद की इंडस्ट्री समझें। ये स्ट्रक्चर वहां से शुरू होता है जहां से आप हैं। आपके ऊपर क्या हो रहा है वो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके लेफ्ट में राइट में क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपके नीचे क्या हो रहा है उसके जिम्मेवार आप है दोस्तों, उसका फर्क पड़ता है आपको। उसको सही तरीके से संभालिए, उसको सही तरीके से देखिए। बिजनेस आपका है, इंडस्ट्री आपकी है, गोल आपका है, चाहते आपकी है, उम्मीदें आपकी हैं, तो जिम्मेवारी दोस्तों आपको लेनी पड़ेगी। मैं उम्मीद करूंगा जो मैंने वक्त दिया आपके साथ इन्वेस्ट किया, आप उसका अच्छा फायदा ले पाएंगे। उम्मीद करूंगा ये चीजें आपको पसंद आएंगी। दोबारा कभी बड़े प्लेटफॉर्म पे मुलाकात करते हैं और अच्छी अच्छी बातें हैं। जो भी आने वाले ट्रेनिंग्स होंगे मेरे बाद भी, आप उनको भी एंजॉय कीजिएगा। और मैं थैंक्स करता हूँ सरबजीत सर का, जिन्होंने इस मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, इसको होस्ट किया कंपनी का, अपनी अपलाइन संजीव शर्मा जी, प्रवेश सर, भारद्वाज जी, उनका थैंक यू, बॉबी सर, संजीव सर, जितने भी लीडर्स हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आपका और मेरा खुद का कि मैं टिका रहा इस कंपनी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअली इतने बेहतरीन तरीके से आपने हमें समझाया कि हमारी सफलता हमारे ही हाथ में है। अगर आप सोचते हैं कि आप ये कर सकते हैं तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये नहीं कर सकते तो भी आप सही सोचते हैं। ये सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी है कि आप क्या सोचना चाहते हैं। तो जब आप सोच बदलेंगे, आपकी सफलता अपने आप आपके पास, आपके चरण चूमेगी। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन सर, मजा आ गया सुन करके। और इतना बेहतरीन सेशन जो मुझे भी मोटिवेट कर दिया इतना सारा कि जल्दी से फिर से ऑफिस के लिए और अपना काम फिर से शुरू किया जाए। थैंक यू सर फॉर सच अ ब्यूटीफुल टाइम, और इतना बेहतरीन तरीके से हमें समझाने के लिए कंपनी के बारे में कि हमने SHPL को चुना है तो सही कंपनी को चुना है, सही विजन को चुना है, सही मैनेजमेंट को चुना है, और सही प्रोडक्ट्स को, सही प्लान को चुना है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए, इस शाम को और बेहतरीन बनाने के लिए, और हमारे फ्राइडे को सच में बहुत बड़ा फैबुलस फ्राइडे बनाने के लिए। तो ये थे हमारे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर सल्लू राजपूत, जिन्होंने इतने प्यार से हमें चीजें बताई हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और बहुत ध्यान से इनकी सारी बातों को समझा होगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये आपकी सफलता के लिए एक पायदान है, सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए एक जरिया है, जो इन बातों को हम आप सब फॉलो करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और SHPL के बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू टू सल्लू सर यहाँ पर जुड़ने के लिए। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।